हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 5th सातत्य तथा अवकलनीयता चल रहा था। इसमें हमने प्रश्नावली 5.5 तक के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे, उससे रिलेटेड जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट अब जो करेंगे वो है प्रश्नावली 5.6 से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके जो एग्जाम्पल है और उससे रिलेटेड टॉपिक जो है आज सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद तब एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे। तो जो नया हमारा टॉपिक है वो है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, तो ये हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है। तो सबसे पहले समझना हमें कि फलनों के प्राचलिक रूप क्या होते हैं जिसका कि हम अवकलज निकालेंगे। ठीक है ना। और प्राचलिक रूप से भी पहले जब हम एक चीज़ को समझेंगे, प्राचल को। ठीक है, देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राचल क्या होता है। जैसे हमने चर राशि पढ़ी है, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक चर राशि क्या है, एक्स है, एक चर राशि क्या है, वाई है। अगर कभी कभी क्या होता है बच्चों की कोई दो चर राशियाँ, ये एक्स और वाई तुमने देखा होगा हमेशा जो फलन होता है, ठीक है ना, वो वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है ना। ठीक है, वाई और एक्स के बीच में रिलेशन होता है, तुमने देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से जो भी तुमको रिलेशन दिए रहते हैं एक्स और वाई के रूप में दिए, एक्स और वाई के आपस में रिलेशन दिए रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स और वाई का आपस में रिलेशन डायरेक्ट नहीं रहता, मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स या एक्स इक्वल टू एफ वाई, इस तरीके से रिलेशन नहीं रहता है। बल्कि क्या होता है, वो दोनों के दोनों चर किसी तीसरे से जुड़े होते हैं, तीसरी राशि से। मतलब जैसे एक्स है तो वो एक्स किससे जुड़ा रहता है, कोई तीसरी राशि है, मान लो क्या है वो टी है, तो एक्स भी किससे जुड़ा हुआ है, टी से। वाई भी किससे जुड़ा हुआ है, टी से। तो हम इसकी मदद से जब हमें पता चल जाता है कि एक्स जुड़ा है टी से, वाई भी जुड़ा है टी से, तो इसकी मदद से हमको ये पता लग जाता है कि एक्स और वाई भी आपस में एक तरीके से जुड़े हैं। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं, वो किसी एक तीसरी राशि की मदद से वो जुड़े होते हैं। तो मतलब एक्स जुड़ा होता है टी से, ठीक है ना, एक्स जुड़ा होता है टी से, वाई जुड़ा होता है टी से, तो एक तरीके से एक्स और वाई भी जुड़ गए खुद ही आपस में। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं जुड़े होते हैं। तो जो तीसरा वाला जो ये राशि है ये, ठीक है ना, जिससे जुड़े रहते हैं, इसको बोला जाता है प्राचल। ठीक है ना, ये प्राचल कहलाता है। अब ये टी भी हो सकता है, और भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, एम हो सकता है। तुम्हारी बुक में जो नॉर्मली हैं, ठीक है ना, टी के अलावा और क्या है, थीटा है। ठीक है, टी है और थीटा, ये दो चीज़ों का प्रयोग तुम्हारी बुक में किया गया, टी का और थीटा का। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे कैसे बच्चों, यहाँ पे फलन कुछ इस तरीके से मिलेंगे। एक्स इक्वल, जैसे कि मैंने बताया एक्स का संबंध टी से होगा ना, तो कुछ फलन इस तरीके से मिलेंगे, एक्स बराबर एफ टी। ठीक है, एक्स जो फलन है वो किसके, टी के रूप में मिलेगा, और वाई इक्वल टू भी किसके रूप में मिलेगा, टी के रूप में, ऐसे करके मिलेगा। तो इस तरीके से जब एक्स और वाई जुड़े रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार का जो संबंध होता है कि एक्स टी के एक्स क्या है, टी के रूप में व्यक्त है, वाई भी किसके रूप में व्यक्त है, टी के रूप में व्यक्त है। तो इस प्रकार के जो संबंध है इसे क्या बोलते हैं, इस प्रकार के रूप को क्या बोलते हैं, प्राचलिक रूप बोलते हैं। यही प्राचलिक रूप कहलाता है। तो अब तुम्हें सारे के सारे जो भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उसमें एक्स बराबर और कुछ भी टी से रिलेटेड, एक्स बराबर साइन टी, वाई बराबर कॉस टी, ऐसे रहेंगे, या एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे मतलब टी या थीटा में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू भी टी या थीटा में इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो प्राचल के रूप में तुम्हें मिलेगी। अब इस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह नहीं मिलेगा कि वाई इक्वल टू साइन एक्स, इस तरीके से नहीं मिलेगा। तो अब जब दो अलग अलग तरीके से इस तरीके से मिलेंगे तो सबसे पहली बात तो तुम्हें तुरंत से ये बात एकदम से समझ में आ जाएगी कि ये इस वाले एक्सरसाइज 5.6 का ही क्वेश्चन है, प्राचल रूप वाला। ये देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा एग्जाम में, ये वहाँ से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन निकालना, हम करना क्या चाहते हैं, अभी तक हम क्या करना चाहते थे, बार बार अवकलज कर रहे थे। किसका अवकलज कर रहे थे, वाई का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। मतलब हम सारे क्वेश्चनों में निकालना चाह रहे थे डी वाई बटे डी एक्स। तो अभी भी हमने करना यही है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, टी के रूप में दे रखे हैं, चाहे थीटा के रूप में दे रखे हैं, तो हमें निकालना है डी वाई बटे डी एक्स ही। तो हम डी वाई बटे डी एक्स कैसे निकालते हैं, तो जो निकालने का तरीका होता है डी वाई बटे डी एक्स बहुत आसान है, इसको तुम्हें याद करना। ऊपर वाई दिख रहा है ना, तो क्या करते हैं,
सबसे पहले ये वाई है, इसका किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्या मतलब डी वाई बटे डी टी, और बटे में हो जाता है इस एक्स का किसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, इसका भी टी के सापेक्ष, तो डी एक्स बटे डी टी। तो कुल मिला के डी वाई बटे डी एक्स क्या आता है, डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। बाकी तुम्हें ये जब हम क्वेश्चन करेंगे उससे तुम्हें ईजीली समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया। एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, एक्स बराबर और वाई बराबर करके अगर फलन दिए होंगे तुम्हें यहाँ पे टी या थीटा के रूप में, तो डी वाई बटे डी एक्स हमेशा होता है डी वाई बटे डी टी। ध्यान रखना ऊपर डी वाई है क्योंकि यहाँ पे वाई है, और नीचे डी एक्स बटे डी टी। तो अब हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत इजीली क्लियर हो गए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों ये देखो उदाहरण 34 है ना, डी वाई बटे डी एक्स याद करो यदि एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, तो इससे साफ तुम्हें पता चल रहा होगा कि एक्स इक्वल टू, देखो ये वही वाला रूप है ना कि अगर कोई प्राचल के रूप में, वो टी भी हो सकता था थीटा भी, तो यहाँ पर वो थीटा है। मैंने बोला था ना बुक में केवल 2 टाइप के तुम्हारे टी थीटा, कभी कभी एम का भी एक रूप होता है, लेकिन यहाँ तुम्हारी बुक में एम से रिलेटेड नहीं दिया है, टी और थीटा ही है। तो एक्स बराबर ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे चर क्या है, एक्स है, और ये भी क्या है, चर है वाई, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या हो गया, प्राचल हो गया थीटा, तो ए कॉस थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो इस रूप को देखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये इस वाले एक्सरसाइज का प्राचल वाला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ एक दूसरी चीज़ भी दिख रही होगी, ए बी सी डी, इनको नॉर्मली सामान्यतः हम क्या मानते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए बी, नॉर्मली हम इनको ज़्यादातर अचर मानते हैं ना, तो ये अचर हो गया। ठीक है ना, ये तो चर है, एक्स और वाई तो चर हो गया, ए क्या हो गया, अचर हो गया। इसको कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, जैसे कांस्टेंट के रूल लगते हैं, 1 2 3 संख्याओं के रूल लगते हैं जैसे, सेम वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो ए तो कांस्टेंट हो गया, थीटा प्राचल है। अब हमें करना क्या क्या बताया था मैंने बताया था ना, डी वाई बटे डी टी डी एक्स बटे डी टी, लेकिन वो तब बताया था जब टी होता था। बाई चांस अगर टी ना हो, थीटा हो, तो तब क्या करेंगे, डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा। ठीक है, अगर थीटा में होगा तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर टी में होगा तो डी टी, और अगर थीटा में होगा तो डी थीटा। बस यही 2 चीज़ें हैं तुम्हारे इसमें, टी है और थीटा है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये अवकलन, क्योंकि तुमने तो अभी तक जो भी अवकलन मैंने तुम्हें बताए थे बटे डी एक्स करके ही, डी वाई बटे डी एक्स पढ़ा ना तुमने, डी वाई बटे डी एक्स, या ज़्यादा से ज़्यादा डी यू बटे डी एक्स, डी वी बटे डी एक्स, ऐसे पढ़ा तुमने। मतलब कुल मिला के बटे में हमेशा डी एक्स ही आता था। मतलब तुम हमेशा बटे में डी एक्स आने का क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि हमेशा क्या करते थे तुम, एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करते थे। पहली बार हो रहा है कि अब जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसके बटे में डी टी आ रहा है या डी थीटा आ रहा है, इसका मतलब किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक जो हमें दिया है, इसको ले लेंगे। तो इसका हल देखो क्या चीज़ दिया है, एक्स बराबर कितना दिया है, ए कॉस थीटा। ठीक है, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे इस बार, किसके सापेक्ष, अभी तक हम करते थे एक्स के सापेक्ष, अब हम क्या किसके सापेक्ष करेंगे, ये अलग से लिखना पड़ेगा तुम्हें, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अभी डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो इसको अभी, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहली बार, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, बाद में तुम बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं तुम्हें बार बार कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, सीधा भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी पहला क्वेश्चन है तो मैं लिख देता हूँ, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हुआ, देखो जब एक्स का अवकलन करोगे तुम थीटा के सापेक्ष, तो तुम लिखोगे डी एक्स बटे डी थीटा, और ये तो हमें चाहिए भी, तुम्हें पता है। ठीक है, डी एक्स बटे डी थीटा। तो यहाँ पे मैं अवकलन के लिए थोड़ा सा तुम्हें बता दूँ, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसके अवकलन सेम बच्चों ऐसे होंगे, क्योंकि तुम अभी बटे में थीटा है ना, क्योंकि तुम अभी तक एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते थे, तो सेम वही रूल लगने, मतलब ये समझना जहाँ पे थीटा, थोड़ी देर के लिए सोचो वहाँ पे एक्स है, तो वैसे ही रूल लगाओ। ठीक है, और ईजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो क्या गलती तुम्हें नहीं करनी है, वो तुम्हें अभी समझ में आएगा। देखो हम जब इसका अवकलन करते थे नॉर्मली बच्चों, तो क्या होता था, इधर की साइड तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, इधर तो तुम्हें एक तरीके से रट ही जाएगा हमेशा। एक्स का अवकलन करेंगे तो हमेशा तुम ऐसे ही लिखोगे, डी एक्स बटे डी टी लिखोगे, डी एक्स बटे डी थीटा लिखोगे, हमेशा ऐसे ही करने वाले। वाई का करोगे तो डी वाई बटे डी टी
डी वाई बटे डी थीटा। मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ कि क्या कन्फ्यूजन नहीं करना, लेकिन वो 2-4 क्वेश्चन करोगे तो वो भी नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा तुम्हारा। क्या ए तो क्या है, ए तो अचर है ना, तो गुणा में तो वो तो ऐसे ही रहता है, ये तुम्हें पता ही है, गुणा में ऐसे ही रहेगा। उसके बाद अवकलन किसका होगा, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का अवकलन वैसे तो तुम्हें पता है, कॉस थीटा का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इंटू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे नहीं यहाँ पे तो एक्स होता है, तो हमें थीटा का अवकलन भी करना पड़ेगा। अगर हम पुरानी वाली बात करूँ, उसके बाद वहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे डी थीटा बटे डी एक्स आता था। मतलब मान लो यहाँ पे u है, v है, w है, y है, तो हम डी वाई बटे डी एक्स मतलब इसका भी अवकलन करते थे। हम बोलते क्या थे, हम बोलते थे इसका अवकलन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए तो x की जगह पे कोई दूसरी चीज़ होती है तो हमेशा हम उसका अवकलन भी कर देते हैं, इसलिए हमें इस थीटा का भी अवकलन करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों वो हमेशा इसलिए करते थे क्योंकि हम किसके सापेक्ष अवकलन करते थे, x के, तब हम बोलते थे कि यहाँ पे x होना चाहिए था। लेकिन अब तो यहाँ पे हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं ना अवकलन, जब थीटा के ही सापेक्ष अवकलन करना है तो यहाँ पे थीटा ही होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधा कॉस थीटा का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन थीटा ही होगा। बिल्कुल भी तुम इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करोगे कि अब डी थीटा बटे डी एक्स, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि तुमने अवकलन ही किसके सापेक्ष किया है। जब तुमने अवकलन थीटा के सापेक्ष किया है, ठीक है ना, बटे में थीटा है, तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, तुम्हें सीधा अवकलन कर देना है। कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, बस खत्म बात, ठीक है। बिल्कुल भी तुम्हें आगे कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। मान लो यहाँ पे कॉस टी होता है तो कॉस टी का अवकलन माइनस साइन टी, खत्म, ठीक है। यहाँ पे टी आता बटे में, तो तुम्हें इसमें इस वाली एक्सरसाइज में इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि तुम इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की कोशिश मत करने लग जाना। तो ये बहुत सिंपल से अवकलन तुम्हें ऐसे करना है और ये आराम से तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी पूरी, ठीक है। अब इसको ढंग से लिख देते हैं, माइनस को पहले लिख देते हैं, माइनस ए साइन थीटा, सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा। और क्या दे रखा हमें, दिया है क्या, y इक्वल टू क्या दे रखा है, a साइन थीटा। इसमें भी क्या कर लेंगे हम, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी थीटा, ठीक है। a तो कांस्टेंट है, गुणा में ही रहेगा। साइन थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, साइन थीटा का अवकलन हमें पता है कितना होता है, कॉस थीटा। बस कुछ नहीं करना, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया। बस अभी हमने क्या फार्मूला पढ़ा है बच्चों, जो मैंने तुम्हें बताया, हमें निकालना तो डी वाई बटे डी एक्स ही ना, तो डी वाई बटे डी एक्स मैंने क्या फार्मूला बताया था, जो ऊपर y रहता है, ठीक है। तो क्या, डी वाई बटे डी टी नी बार डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। कभी उल्टा मत कर देना गलती से कि ऊपर डी एक्स और नीचे डी वाई, उसके लिए देख लेना जो ऊपर होता है वो यहाँ पे ऊपर होता है। तो डी वाई बटे डी थीटा कौन सा वाला, ये बाद वाला है, ये भी ध्यान रखना। हम ज़्यादातर पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको करते हैं ना, क्योंकि एक्स पहले दिया था वाई बाद में, लेकिन जब हमें वैल्यू पुट करनी है तो ये नीचे वाले को पहले रखना ऊपर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, ए कॉस थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ए साइन थीटा। तो सिंपली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ए से ए तो कट जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है ना, और माइनस भी है, तो कितना आंसर आ गया इसका, माइनस कॉट थीटा। बस ये इसका आंसर है। और ख़ास बात इसकी ये होती है इन क्वेश्चंस की, तो कि तुम्हें जो आंसर है वो किस में मिल रहा है, ना एक्स में मिल रहा है ना वाई में मिल रहा है, बल्कि किस में मिला, थीटा में मिला। तो इसका आंसर इसी तरीके से मिलेंगे, या तो किस में मिलेंगे, थीटा में मिलेंगे, या किस में मिलेंगे, टी में मिलते हैं। तो उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वही हमारा आंसर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे उदाहरण 35 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी यही है क्या, कि डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करो, डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करो, और हमें क्या दिया है, एक्स बराबर 80 स्क्वायर दिया है और वाई बराबर 280 दिया। तो हमें मतलब देखते ही ये प्राचल वाले तो देखते ही समझ में आ जाता है कि इस एक्सरसाइज के एक्स बराबर देखो टी में, वाई बराबर भी टी में दिया है, ठीक है। तो एक्स बराबर कभी भी थीटा में हो, वाई बराबर थीटा में, या एक्स बराबर टी और वाई बराबर टी में हो, तो ये प्राचल में दिया रहता है। तो इसका हम हल बहुत आसान है, एक्स बराबर 80 स्क्वायर में दिया है, मैं इनको एक साथ ही कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, और ये वाई बराबर 280 साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बच्चों क्या बताया था तुम्हें, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं ना, या तो थीटा के या टी के, तो टी के सापेक्ष कितना हो जाएगा बच्चों, डी एक्स बटे डी टी आएगा। यहाँ पे क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, गुणा में टी स्क्वायर, मतलब ऐसे ही जैसे एक्स स्क्वायर, टी समझो कि जैसे एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, ठीक है। टी और थीटा को हमेशा एक्स की तरह समझो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x ना, तो टी स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, बस। और इससे आगे कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम टी के ही सापेक्ष अवकलन करने, तो जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, टी स्क्वायर का 2t होगा, बात खत्म, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 280, ठीक है।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी करो, कितना हो जाएगा dy बटे dt है, तो कितना हो जाएगा 2a इंटू टी का मतलब सेम ऐसे ही सोचो, टी का मतलब x है, x का अवकलन कितना होता है 1 ना, x का अवकलन जब x के सापेक्ष करते हैं तो 1 होता है, तो t का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2a। बस ये हमारा इजीली आंसर आ गया। हमें तो क्या चाहिए dy बटे dt चाहिए, तो हम dy बटे dx चाहिए, तो हमारे पास क्या फार्मूला है बच्चों, हमारे पास इसका फार्मूला है dy बटे dt बटे dx बटे dt। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो हमने अभी निकाली थी वो वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे। dy बटे dt तो आया था 2a, dx बटे dt आया था 2at, 2a से 2a कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 1, नीचे कितना बचेगा t, तो 1/t। इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था ये भी, ठीक है। इसके बाद है उदाहरण 36, ठीक है, उदाहरण 36 है। तो उदाहरण 36 में क्या है बच्चों, इसमें भी सेम ऐसे ही है, dy बटे dx ज्ञात करो, ठीक है, dy बटे dx ज्ञात करो, और क्या दिया है x बराबर दिया है a थीटा प्लस साइन थीटा, और y बराबर दिया है a1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम कर लेते हैं, सबसे पहले मैं इसको डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है। dx इसके सामने नीचे इसका dx बटे डी थीटा, इसके नीचे dy बटे डी थीटा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो dx बटे डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये समझो जैसे लिखा है x प्लस साइन x लिखा है, उसका अवकलन करना है, तो x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो थीटा का अवकलन भी कितना होगा 1 होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ऐसे समझो जैसे x लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा है टी है उसको x समझो, तो x का अवकलन कितना होता था x के सापेक्ष 1, तो थीटा का अवकलन भी थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का अवकलन कितना होता था बच्चों, साइन x का कॉस x होता था, तो साइन थीटा का कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये इसका आ गया। ऐसे ही इधर हम देख लेते हैं dy बटे डी थीटा, ये तो कांस्टेंट हो गया, गुणा में रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे ये तो गुणा में ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे 1 का अवकलन कितना होगा 0 माइनस कॉस थीटा का अवकलन कितना होगा, कॉस थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा, एक माइनस तो पहले से ही है, एक अवकलन में आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a साइन थीटा आ जाएगा, ये आ गया a साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे dy बटे dx हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए हमें यही फार्मूला है dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, ठीक है। और हमें क्या करना है इसके बाद ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देनी है, तो dy बटे डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो a साइन थीटा बटे और a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो तुम देखोगे a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, और आंसर तो वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि आगे हमारा साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, कभी कभी लेकिन क्या करते हैं वो आंसर को, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल है, उदाहरण है ना, तो अगर हम उदाहरण में देखें तो इसका आंसर इतना नहीं उन्होंने रखा हुआ है, वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। वैसे तो तुम्हारा काम नॉर्मली अवकलन करना है, तुमने इसका भी किया अवकलन, यहाँ भी किया, वैल्यू भी रखी, सब कुछ किया, देखा जाए तो हमारा आंसर निकल गया है वैसे, ठीक है ना। बाई चांस कभी तुम्हें बहुत ज़्यादा इसके आगे आता नहीं है तो तुम इतना भी छोड़ सकते हो, गलत करने के बजाय कि इतना भी छोड़ दो तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा आंसर छोटा लाना है बच्चों, ठीक है ना। ऐसे ही जब तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे कहीं कहीं पे तुम्हें मिल सकता है कि आंसर वो नहीं आ रहा है जो कि पीछे है, इसका मतलब उन्होंने सिंप्लीफाई किया है, वो कुछ इस तरीके से ही सिंप्लीफाई होगा जैसा कि मैं इसका सिंप्लीफिकेशन तुम्हें बताना जा रहा हूँ, ठीक है। कैसा देखो यहाँ पे देखोगे तुम्हें कॉस थीटा के साथ जब भी 1 दिखाई देता है ना, ज़्यादातर केसेस में तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि क्या होता है कि यहाँ पे हम 1 को कैंसिल करने वाला एक फार्मूला किसका cos 2 थीटा वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही होने वाला है, और ऐसा हमने कुछ क्वेश्चन में पहले किए भी था, तो हम कुछ कुल मिला के यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं मैं थोड़ा सा बताऊँ तुम्हें, ठीक है। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं cos 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, 1 वाले 2 फार्मूला होते हैं, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन 1 कैंसिल करने के लिए यहाँ पे प्लस का 1 है, तो हम कुल मिला के एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला अगर लगा दें तो 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों मैंने बताया था ये तो 2 थीटा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 2 थीटा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम दूसरे में भी क्या फार्मूला नहीं लगा सकते बिना cos 2 थीटा के, cos थीटा पे लगा सकते हैं। जब यहाँ पे एंगल 2 थीटा था तो यहाँ पे एंगल कितना था 2 थीटा का आधा थीटा। तो जब cos थीटा लगाते हैं ना तो भी हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं, और हमने पहले भी बहुत बार लिखा है। इस एंगल को हम आधा कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है थीटा बटे 2, ठीक है। तो ये वाला चीज़ तुम्हें आना चाहिए कि कैसे cos थीटा का मान हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे रखा, वो मैंने तुम्हें ऊपर बता दिया। सेम ऐसे ही बच्चों क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ये बात पहले भी कई बार आई होगी, ठीक है ना, कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है, 2 साइन थीटा cos थीटा। लेकिन कभी कभी हम इस फार्मूले को ना 2 थीटा में ना करके खाली थीटा में भी लगा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब 2 थीटा था तो थीटा था आधा था, तो थीटा है तो थीटा का आधा, मतलब हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। तो ऐसा हो जाता है। तो ये दो फार्मूले हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, और कैसे आए हैं ये मैंने तुम्हें बता दिया है। तो कौन कौन से फार्मूले लगाएंगे बच्चों, साइन थीटा, नेक्स्ट नीचे लगाएंगे हम, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन थीटा का क्या फार्मूला लगाने जा रहे हैं हम, साइन थीटा में 2 साइन 2 थीटा वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं, जो कि है 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2। और कॉस थीटा का फार्मूला 1 के काटने वाला हम कौन सा लगाने वाले हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। ये हो सकता है कहीं तुम्हें क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा लगे कि आंसर नहीं मिल रहा, तो ये फॉर्मूले इस टाइप के लगा के तुम आंसर ला सकते हो, ठीक है। और फिर भी ना आए तो मुझे तुम बताओगे ग्रुप में, मैं उसको तुम्हें उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो कितना हो गया, 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद क्या होगा, जब 1 से 1 कैंसिल हो गया उसके बाद 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इस कॉस थीटा बटे 2 से एक कॉस थीटा बटे 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ध्यान से पता चल रहा है क्या बोला मैंने, 1 से 1 कटा, उसके बाद 2 से 2 कटा, ठीक है। उसके बाद क्या, कॉस थीटा बटे 2 से एक कॉस थीटा बटे 2 कट गया, तो कितना बचा, साइन थीटा बटे 2 बटे कॉस थीटा बटे 2, तो कितना आ जाएगा ये टेन थीटा बटे 2। तो इस तरीके से बच्चों जो हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है, टेन थीटा बटे 2 हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 37, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, मतलब इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, इसी के उसमें उदाहरण में ये दिया है। तो तुम देखोगे dy बटे डी एक्स ज्ञात करो यदि x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 इक्वल टू a की घात 2/3। तो तुम अगर इसको देखोगे तो तुम सीधा सीधा बोलोगे कि सर आपने गलत बता दिया, कि वो तो जो प्राचल वाले होते थे x इक्वल टू कुछ और y इक्वल टू कुछ में होते थे, तो तब उनको करते थे, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये प्राचल रूप में नहीं है, ठीक है। तो अब जो क्योंकि इन्होंने प्राचल वाले ही एक्सरसाइज में से डाला है, इसका मतलब है इन्होंने प्राचल वाले तरीके से किया होगा, तो बिल्कुल इन्होंने प्राचल वाले तरीके से किया था। उसके लिए उन्होंने पहले क्या किया, इसको प्राचल में तोड़ा है, मतलब इसको उन्होंने खुद अपने आप से इन्होंने प्राचल बनाया, एक्स बराबर ए कॉस क्यूब थीटा करके वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा करके खुद प्राचल बनाया, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला है, फिर उसके बाद वो थीटा को फिर उसमें चेंज किया, बहुत ही लेंदी मेथड। इसमें कहीं पे क्या लिखा है कि इस क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है कि प्राचल में कन्वर्ट करके इसको करो, कहीं पे भी नहीं लिखा ना। तो इसको मतलब कि ये जो तुम बुक में जो इसका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है ना, बुक में जो इसका सॉल्यूशन दिया है वैसे तुम इसको बिल्कुल भी नहीं करोगे, प्राचल में कन्वर्ट करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल जैसे हम करते ही थे पिछली एक्सरसाइज तक में, वैसे ही ये क्वेश्चन सिंपली ये हो जाएगा। इसको सीधा इसका क्या करना शुरू कर दो, इसका x के सापेक्ष सीधा वो कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इस क्वेश्चन को प्राचल वाले तरीके से हम बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चों। इसको तुम कौन सा वाला, एक अस्पष्ट वाला फलन का सीधा मतलब सीधा अवकलन करना शुरू कर देंगे। अस्पष्ट फलन जैसे होते हैं ना, सीधा डायरेक्ट करो, dy बटे डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, कोई थीटा का कोई टी का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसे बुक की तरह नहीं करना, बहुत लेंदी मेथड वो हो जाएगा। तो बच्चों इसको सीधा अवकलन करना शुरू कर दो, ठीक है, जो हमने अवकलन का रूल पढ़ा। तो x की घात 2/3 का अवकलन, हमें x की घात n का अवकलन करना आता है ना,
घात आगे आ जाती है और एक घात कम हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी घात क्या हो जाएगी 2/3 तो आगे आ जाएगी, x की घात 2/3 -1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस y की घात 2/3 में भी वही करेंगे, 2/3 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, y की घात कितना हो जाएगा 2/3 -1। लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ पे x नहीं है बल्कि क्या है y है, तो तुम्हें यहाँ पे एक और चीज़ गुणा में जो चेन रूल तुम लगाते हो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक और चीज़ वो लिखनी पड़ेगी dy/dx। ये मैंने तुम्हें हमेशा बताया x के सापेक्ष जब भी अवकलन करते हैं, ठीक है। तो जब भी y होता है तो वहाँ dy/dx लिखना मत भूलना। और जहाँ तक इधर की बात करें तो यहाँ पे है a कैसी राशि होती है, अचर होती है, तो कोई घात कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है हम dy/dx वाले को यहीं रहने देंगे, बिना dy/dx वाली वैल्यू को हम उस साइड ले जा लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2/3 x की घात 2/3 -1 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1 -1, तो x की घात कितना हो गया -1/3, और 2/3 y की घात कितना हो गया वो भी -1/3 हो जाएगा dy/dx। इसके बाद हम उधर ले जाने वाला हम ये करें, तो dy/dx बच्चों इधर ही हम रखते हैं। अब dy/dx वाला टर्म जो है, ठीक है, 2/3 y की घात -1/3 dy/dx, ये तो यहीं पे रह जाएगा। और जो बिना dy/dx वाला है उसको हम उधर ले जा लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, जब ये चीज़ जब उधर जाएगी ऐसे में तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, नहीं -2/3 x की घात -1/3। ऐसे ही तो हम करते भी हैं, जो भी अस्पष्ट फलन वाले हैं dy/dx वालों को एक तरफ रखते हैं, बिना dy/dx वालों को दूसरी तरफ रखते हैं। हमें dy/dx की वैल्यू रखनी है, इसका मतलब ये चीज़ें हमें उधर ले जानी पड़ेंगी। लेकिन हम देखेंगे कुछ चीज़ें तो कट भी रही है, जैसे 2 से 2 कट गया, ठीक है ना, 3 से 3 कट गया, बच्चा केवल y की घात -1/3 ना, तो इसे ये कहाँ चला जाएगा या बटे में चला जाएगा ना, तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा x की घात -1/3 और बटे कितना हो जाएगा y की घात -1/3। बस ये हमारा वैसे तो आंसर आ गया है, ठीक है। माइनस भी है यहाँ पे एक बाहर पे, ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वैसे तो आंसर आगे लिखना, थोड़ा सा अच्छे रूप में लिखना चाहेंगे हम इसे, ठीक है ना। और जो जिस रूप में यहाँ पे भी दिया है, एग्जाम्पल में भी, बुक में भी तुम्हारा दिया है, उस रूप में भी लिखेंगे। वहाँ पे इसको बुक वाला तरीके से आके बिल्कुल मत करना हो, तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी तरीका है, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, इसकी सबसे पहले तो ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस, ठीक है, यहाँ भी माइनस है, घात को हम प्लस बना लेते हैं। प्लस कैसे बनेगी बच्चों, घात प्लस ऐसी तो बनेगी अगर माइनस वाला अपनी साइड चेंज कर लेगा, मतलब ऊपर वाला अगर नीचे चला जाए तो वो प्लस बन जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाए तो वो प्लस बन जाएगा। तो हम प्लस बनाते हैं सबसे पहले, तो y की घात -1/3 नीचे ना इसे ऊपर ले जाते हैं, तो ये +1/3 हो जाएगा। ऐसे ही हम x की घात -1/3 है, इसको हम नीचे ले जा लेते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा प्लस बन गया, ठीक है। बस अब इसे थोड़ा सा और एक उसमें रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। वो कैसे तुम्हें याद होगा, तुमने पहले हाँ छोटी क्लासेस में कुछ पढ़े होंगे चैप्टर। तो जब x की घात जब 1/2 होता था, x की घात 1/2, तो उसे हम लिखते थे वर्गमूल x, ठीक है ना। x की घात जब 1/2 से ज़्यादा होते थे तब उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे होता था, x की घात ऐसे लिखते थे बच्चों, देखो यहाँ पे लिखते थे x, और इस जगह पे यहाँ पे लिखा जाता था 3, ऐसे करके इस जगह पे लिखा जाता है। x की घात मान लो 1/4 है, तब क्या होता है, तब x लिखा और इस जगह पे लिखा जाता है 4। तो हम इस वाले रूल से, मैं इस वाले तरीके से इसको लिखूँगा अब, ठीक है। 1/3 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो y में भी 1/3 है, x में भी, दोनों में तो मैं दोनों का एक ही लगा लेता हूँ, ठीक है ना, y/x लिख देता हूँ, क्योंकि y में भी 1/3 है, x में भी, तो दोनों को मैंने एक ही के अंदर लिख दिया। और इस जगह पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ इस जगह पे लिखते हैं, ऐसे नहीं है आगे लिख दिया तुमने, जहाँ पे ये इसका ये बनाते हैं ना, ठीक है, ये वर्गमूल टाइप का, तो इसके यहाँ पे लिखा जाता है हमेशा। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये इस वाले जो चैप्टर में प्राचल पढ़ा उससे नहीं आया, ये किसी पुराने वाले तरीके से आया। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे वो तो फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। यही 4 एग्जांपल इसमें थे, ये मैंने करा दिए हैं। और नेक्स्ट इसके बाद अब इसमें एक्सरसाइज 5.6 है, बहुत ईजी है, इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें है, जो प्रश्नावली तुम्हारी 5.6। तो ये होमवर्क में तुम करोगे। कुछ जो 1-2 क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तुम्हें जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन ये।
तो बच्चों देखो ये है प्राचल वाले प्रश्नावली 5/6 है, उसमें 1 से लेकर और 11 तक का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तुम्हें दिख भी रहा होगा। x बराबर ये है 2a² 1 t की घात 4, ठीक है ना। बहुत सिंपली ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो 3rd 4th 5th 6th बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इजीली कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चौथा 5वां 6ठा भी ऐसे ही है, हो जाएगा, ठीक है। 7th का भी नहीं करोगे अभी, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथ थोड़ा लेंदी नहीं, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ोगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। 9th भी सिंपल है बहुत, ठीक है। 10th 11th 10th तो अभी जो तुम क्वेश्चन करोगे होमवर्क में 1st से लेके 6 तक करने हैं तुम्हें क्वेश्चन, उसके बाद तुम्हें 9th और 10th ये क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में है, ठीक है। इसको तब अभी बाद में देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 11, ये 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और बाकी होमवर्क है। अच्छा बच्चों, इसमें मैं एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, बहुत आसान सा ही है। x = 4t है, तो 4 × t का अवकलन 1 हो जाएगा, और एक 4/t है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 4 का है ये, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का है, y दे रखा है कितना 4/t, तो तुम लोग कन्फ्यूज ना, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। 4/t है, तो जब हम यहाँ dy/dt इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये तो 4/t है, तो इस वाले में कन्फ्यूज मत होना। 4 तो कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे ही रहेगा, हमें किसका निकालना, मतलब 4/t का मतलब हो गया 4 × 1/t, एक तरीके से हो गया। हमें 1/t का अवकलन करना है। 1/t मतलब तुम्हें क्या 1/x का अवकलन करना आता है बच्चों, 1/x का अवकलन कितना होता है, ठीक है। ध्यान रखना 1/x का अवकलन तुम आएगा तो उसी वाले मेथड से, कौन सा वाला मेथड, -1/x² ये होता है, ये तुम्हें लर्न करना है। मतलब यहाँ पे तो -1/t² हो जाएगा ना। देखो कैसे, मैं तुम्हें थोड़ा सा ये बताता हूँ। देखो बच्चों 1/x को मैं ये बताना चाहता हूँ, जब अवकलन निकालते हैं असली में होता क्या, 1/x होता क्या है। 1/x का मतलब हुआ x है ना, ये x की घात 1 है, इसका मतलब है, तो x की घात 1 जब ऊपर चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी, x की घात -1। तो एक तरीके से तुम्हें जो अवकलन निकालना है 1/x का अवकलन निकालने का मतलब है तुम्हें x की घात -1 का अवकलन निकालना है। तो बच्चों तुम्हें अवकलन निकालना है 1/x का, इसका मतलब है तुम्हें अवकलन किसका निकालना है, x की घात -1 का अवकलन निकालना है, ठीक है ना। 1/x वही हुआ x की घात -1, तो इसका रूल क्या होता है, -1 तो आगे आ जाएगा, ठीक है ना, और x की घात 1 कम हो जाएगी, मतलब -1 हो जाएगा, तो x की घात -1 कितना हो जाएगा, x की घात -2, और x की घात -2 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, x की घात +2, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के -1/x²। तो इसे तुम बच्चों एज ए फार्मूला भी लर्न कर लो, बिल्कुल याद कर लो। क्या ऐसा कभी आता है तो तुम्हें कुछ चीज़ें मैंने तुम्हें बताई ना, जैसे वर्गमूल x का याद कर लो, ठीक है ना, x का याद कर लो कि 1 होता है अवकलन, वर्गमूल x का याद कर लो कि 1/2 वर्गमूल x होता है। ऐसे ही 1/x का भी बच्चों लर्न कर लो कि 1/x का अवकलन कितना होता है, -1/x² होता है। ये भी जहाँ पे तुम फार्मूले लिख रहे हो एक जगह पे ये सब फार्मूले लिख दो 1/x का, भले ही फार्मूला तो वही लग रहा है x की घात n वाला, ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत हो सकती है, तो इसको लर्न कर लेना। ये मैंने इसलिए बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में एक जगह पे 4/t का पूछा है ना, तो 4 × 1/t, तो 1/t का -1/t² हो जाएगा, इसलिए मैंने ये बताया। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, x = a, ये इस तरीके से, और y = a sin t, तो इसमें भी हम यही करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। तुम्हें ये तो पता ही क्वेश्चन में करना क्या, dy/dx ही निकालना, सिंपल सी बात है। तो पहले हम इसका करते हैं, तो बहुत आसान सा है, देखो dy/dt, ये तो आसान सा है, ये कांस्टेंट है ना, ऐसे ही रहेगा। sin t का अवकलन कितना हो जाएगा, cos t, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत वाला ये लग रहा है ना, इस वजह से ये भी इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ 5/6 को, ठीक है। थोड़ा अलग सा जो क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूँ ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे टी के सापेक्ष, तो बच्चों क्या आएगा, dx/dt आ जाएगा। ए कांस्टेंट किस में, गुणा में, तो ये ऐसे ही रहेगा। मेन चीज़ है कि यहाँ पे हमारा अवकलन होगा, तो हम देखते हैं जरा कैसा अवकलन होगा। cos t का अवकलन पहले इस वाले का अवकलन होगा प्लस फिर इस वाले का अवकलन होगा, ठीक है। तो cos t का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, -sin t, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट वाला है देखो ध्यान से, इसका अवकलन कैसे होगा, ये है log 10t/2। अगर तुमने अच्छे से पिछले तक का भी अच्छे से कर लिया होगा तो तुम्हें साफ समझ में आ रहा होगा ये कैसा वाली क्या चीज़ है ये,
ठीक है ना। अगर तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो तब तुम बोलोगे कि सर ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आएगा तो तुम बोलोगे नहीं सर ये फर्स्ट इंटू सेकेंड नहीं है, ये संयोजी फलन है, एक फलन के अंदर दूसरा फलन घुसा हुआ है। तो तुम ध्यान से देखो कि लॉग के अंदर क्या है, लॉग किसका लॉग निकालना है, 10t/2 का, ना कि लॉग। अगर ऐसा होता लॉग टी इंटू 10t/2 तब तो दो फलनों का इंटू का होता रूल, ठीक है। लेकिन लॉग के आगे टी नहीं लिखा है, ठीक है। लॉग के आगे सीधा यही लिखा है 10t/2, तो लॉग और उसके आगे ये पूरा का पूरा है, इसका मतलब ये संयोजी फलन है जिसमें कि हम श्रृंखला नियम लगाते हैं बच्चों। लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, ठीक है। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, ठीक है। इसका मतलब लॉग और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, श्रृंखला नियम लगाएंगे तो लॉग इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1/, ठीक है ना, 1/। लेकिन जो लॉग के आगे रहता है लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग 10t/2 का कितना हो जाएगा, लॉग 10t/2 हो जाएगा 1/10t/2। इसके बाद मैंने क्या बताया था, किसका अवकलन करते हैं गुणा में, लेकिन गुणा में आता है, इसके बाद श्रृंखला नियम लगता है, इसके बाद अवकलन होता है d/, इस बार तुम हमेशा तुम क्या लिखते हो d/dx लिखते हो ना, कि अवकलन करना है अंदर वाले का भी। क्या इस बार भी d/dx ही लिखोगे, नहीं बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इस बार हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के ना, तो इस बार लिख दो d/dt। अब किसका अवकलन होगा, श्रृंखला नियम अगर लगाएं तो t/2 का अवकलन अब होगा, ठीक है। पहले हमने लॉग x का अवकलन, ठीक है ना, लॉग t का अवकलन 1/x, ठीक है, तो 1/10t/2, फिर इस 10t/2 का भी अवकलन होगा, ठीक है, श्रृंखला नियम के अंतर्गत। तो a माइनस साइन टी प्लस 1/10t/2, ठीक है, श्रृंखला नियम चल रहा हमारा 10t/2। तो लेकिन अब देखो 10 का भी जब हम अवकलन करेंगे तो इसमें भी ध्यान तो 10x होना चाहिए था, 10t होना चाहिए था, यहाँ पे 10t, ये t नहीं है, t/2। इसका मतलब है इस t/2 का भी अवकलन होगा इसके बाद, क्योंकि ये भी क्या है, यहाँ पे t नहीं है, इस, ठीक है ना, t होता तो सीधा सीधा अवकलन हो जाता है, यहाँ t/2 है तो इस t/2 का भी अवकलन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 10t/2 का अवकलन, 10x का अवकलन कितना होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स ना, तो 10t/2 का अवकलन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर t/2, तो 10t का बटे 2 का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2। अब फिर से किसका अवकलन होगा गुणा में, ठीक है, ये वाली चीज़ अलग ही है, ठीक है ना, ये हम कर चुके हैं इधर की साइड, ठीक है। फिर यहाँ पे t/2 का भी अवकलन हो जाएगा, अब डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। t/2 का अवकलन तो कितना हो जाएगा, t/2 तो ये 2 तो क्योंकि कांस्टेंट है, 1/2 ऐसे ही रहेगा, t का अवकलन होगा तो t का अवकलन कितना हो जाएगा 1। तो ये बात हमें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये इस वाले का अवकलन भी किया है हमने, ठीक है ना, इसका अवकलन, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया श्रृंखला नियम, ठीक है। तो t/2 का अवकलन करेंगे तो ये 1/2 ये भी आएगा, ठीक है। तो अब ये फाइनली हमारा अवकलन हमारा हो गया है, ठीक है। अब दरअसल हमें इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा छोटा बनाना है इसी चीज़ को, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनको नॉर्मली हमने ज़्यादातर देखा कि इनको किस में चेंज करने की कोशिश करते हैं, साइन कॉस वगैरह में चेंज करते हैं, तो उससे सिंप्लीफाई होती हैं ज़्यादातर चीज़ें। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, इनको हम साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, जो 10 है इसको बदलेंगे साइन में, तो कितना हो जाएगा ये साइन t/2, और बटे कॉस होता है ना, तो कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा कॉस t/2। 10t/2 कितना होता है, साइन बटे कॉस होता है ना, तो 10t/2 कितना हो जाएगा साइन t/2 बटे कॉस t/2। तो कॉस t/2 तुम्हें पता ही है कि वो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, उसमें ऊपर लिख सकते हैं। और इनटू सेक स्क्वायर, सेक एक्स कितना होता है बच्चों 1/cos है, कॉस का उल्टा ही तो होता है, कॉस का व्युत्क्रम तो होता है सेक, तो सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1/cos लिख सकते हैं ना, लेकिन सेक स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे 1/cos स्क्वायर t/2। तो ये त्रिकोणमितीय के कुछ रूल थे जो तुम्हें पता होंगे, 1/2 तो आएगा 1/2। तो ये कुछ त्रिकोणमिति के रूल थे कि 10 को हम साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस ऊपर चला गया, और सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा करने से हमें कुछ हुआ भी, मिला भी है, कुछ मिला है, देखो cos t/2 से, ठीक है ना, cos t/2 से, और ये एक cos t/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, नीचे देखो ध्यान से बच्चों,
इस चीज़ को ध्यान से देखना, 2 साइन टी बटे 2 कॉस टी बटे 2, याद आ रहा है? अभी अभी तो बताया था कुछ, अभी अभी फॉर्मूला बताया था, अभी पीछे ही आया था ये, अभी अभी पीछे ही पढ़ा था हमने। 2 साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2 कितना होता है? साइन थीटा। ये वैसे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो रहा है, साइन 2 थीटा का, लेकिन क्योंकि थीटा बटे 2 की वजह से 2 थीटा का ना होकर साइन थीटा का हो जा रहा है। तो सेम ऐसे ही बच्चों क्या होगा यहाँ पे भी, अभी फॉर्मूला तो वैसे क्या हो रहा है, ये 2 साइन टी बटे 2 कॉस टी बटे 2, तो लग तो रहा है कि साइन 2t का होना चाहिए, लेकिन बस क्योंकि t बटे 2 है तो साइन 2t का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये फॉर्मूला है साइन t, तो ये साइन t हो जाएगा। इस 2 साइन टी बटे 2 कॉस टी बटे 2 की जगह पर हम लिखेंगे साइन टी। और क्यों लिखा है? ये वो पीछे वाला ही थीटा की वजह से, उसी फॉर्मूले से लिखा है बच्चों। इस तरीके से मैंने ये नीचे साइन टी लिख दिया, क्यों लिखा है वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसे सॉल्व कर ले, एलसीएम ले लेंगे, साइन टी एलसीएम आ जाएगा ना, तो साइन टी की गुणा यहाँ साइन टी से होगी, तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 हो जाएगा। और एलसीएम ले लिया हमने, साइन टी को हमने यहाँ एलसीएम ले लिया। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है पता ही है तुम्हें? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है? कॉस स्क्वायर टी होता है, ठीक है। क्यों होता है पता है ना? क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस, ये तो कई बार पढ़ लिया तुमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पे तुमने लिख दिया कि कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ये बहुत जगह तुमने पढ़ लिया है, तो ये हो गया। बस अब इतना हो गया, हमने कॉस साइन में बदल के छोड़ देंगे, अब ज़्यादा इसमें कुछ करना मत। क्यों नहीं करना कुछ? वो इसलिए नहीं करना क्योंकि ये हमारा आंसर थोड़ी, अभी हमें इसको, ये तो खाली क्या आया, ये तो आया ना dx बटे dt आया, ये तो dx बटे dt आया। आंसर के लिए हमें भाग भी तो करना है अभी, तो क्योंकि हमें आंसर के लिए अभी भाग भी करना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अभी इसको रहने देंगे ऐसे ही, कुछ नहीं बदलेंगे इसको, चेंज कॉट वगैरह कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। जो भी करना है वो फाइनल आंसर में करेंगे, जब हम क्या करेंगे, हमें कुछ भी कॉट टेन किसी में भी चेंज करना है ना, वो बाद में करेंगे, अभी कॉस साइन में ही छोड़ देंगे इसको आंसर को। अब हम करेंगे डी वाई बटे डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स क्या होता है बच्चों? डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। तो हम ये निकाल चुके हैं। डी वाई बटे डी टी तो बहुत ईजीली आ गया था हमारा, शुरू में एक लाइन में ही आ गया था। वो आया था हमारा ए साइन टी का अवकलन आया था हमारा, कॉस टी हमने लिखा भी था पहले शुरुआत में। डी एक्स बटे डी टी में थोड़ा सा हमें टाइम लगा था, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। कितना आया? ए कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी, ये आया ना, ठीक है। अब तुम्हें पता ही हो, ए से ए कटेगा, और क्या होता है, ये साइन टी कहाँ चला जाता है, ये रूल सबको पता ही, ये साइन टी कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाता है ये साइन टी, ठीक है। तो कुल मिला के कॉस टी, ये साइन टी कहाँ जाएगा? बटे वाला साइन टी जो है वो हमेशा कहाँ चला जाता है? इधर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। अब क्या होगा, इस कॉस टी से एक कॉस टी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन टी बटे कॉस टी। तो साइन टी बटे कॉस टी कितना हो जाएगा बच्चों? 10t। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इसका सिंपल छोटा सा एक आंसर आ गया है, वो कितना है? 10t। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11, वो मैं करा रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बचे हैं, केवल प्रश्न नंबर 7 को छोड़ के, प्रश्न नंबर 7 अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं करेगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा तुम्हें जो भी है। लेकिन जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी दिक्कत होगी तो सभी ग्रुप में मुझसे उसको पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना। तो दर्शाइए वाला क्वेश्चन है कि यदि, और दर्शाइए वाले क्वेश्चनों की देखो, मैंने वैसे बताया ना, तुम्हारा आंसर थोड़ा बहुत कुछ भी हो सकता है, तुम उस रूप में ना लाओ, चल जाएगा। लेकिन अगर कोई दर्शाइए वाला क्वेश्चन है तो वहाँ तो लाना ही पड़ेगा, जहाँ पे बोल दिया ना कि दिखाइए कि इतना लाना है, 10t cos t, तब तो तुम्हें जैसे भी ये सिंप्लीफाई करना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी बोला कि इतना लाना है, तो तुम्हें इतना ही लाना पड़ेगा आंसर, ठीक है। तो x बराबर इतना दे रखा है, y बराबर इतना दे रखा है, तो दर्शाइए कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस वाई बटे एक्स, तुम्हें ये लेके आना है, ठीक है। तुमने अभी तक एक बात बच्चों नोटिस करी, 5 9 6 के चाहे क्वेश्चन हों या इसकी एग्जांपल हो, उन सब में क्या होना था, जो भी टी या थीटा वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, उनका आंसर भी हमेशा कि टी और थीटा में ही आ रहा था, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि हम अगर देखें dy/dx हम जब निकालेंगे ना, तो इसका आंसर किस में आने वाला है, इसका आंसर t में ही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम जब भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, dy/dx निकाल रहे हैं तो या तो t में आ रहा है या थीटा में आ रहा है, जिसमें भी वो दिया है। तो अभी भी जब हम इसका dy/dx निकालेंगे तो हमारा आंसर t में ही आएगा बस, लेकिन उसको हमें कन्वर्ट करके y और x में ला देना। t में आएगा मतलब कैसे, y ये मिल जाएगा हमें, देखो a cos इनवर्स t ऐसे, उसकी जगह हम y रख देंगे। ऐसे ही x में ये मिलेगा तो उसकी जगह हम x रख देंगे। तो सिंपल है, ठीक है। तो करना वही मेथड से हमें, तो इसका हल हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक एक करके हम करते हैं। तो x बराबर a साइन इनवर्स t है, ठीक है। तो बच्चों इसका हम सबसे पहले अवकलन करते हैं। और ऐसा नहीं है, हर एक मेथड के अंदर कुछ पुराने मेथड छुपे हुए हैं। अगर तुम्हें पुरानी चीज़ें नहीं आती हैं, ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे कि इस एक्सरसाइज से हमें लगता है कहीं क्वेश्चन आ सकता है, छोड़ देते हैं उसको एक्सरसाइज को। तुम्हारी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे ही नहीं जब तक तुमने पिछली एक्सरसाइज ढंग से नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो तुम्हें साफ पता चल रहा होगा कि तुम्हें अस्पष्ट वाले, फलन वाले, संयोजी फलन वाले, ये सब रूल अगर नहीं पता है तो तुम आगे वाली एक्सरसाइज तो किसी काम की नहीं है फिर तुम्हारी, ठीक है। तो इसका अवकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कौन सा रूल पता होना चाहिए, संयोजी फलन, संयुक्त फलन वाला, श्रृंखला नियम, चेन रूल पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, वर्गमूल x, वर्गमूल और इसके अंदर ये, इसका मतलब है सबसे पहले बाहर जो फलन है वर्गमूल का है, फिर एक ही घात वाला फलन है, ठीक है ना, फिर साइन इनवर्स वाला, मतलब फलन के अंदर फलन और उसके बाद फलन। और इसमें बच्चों एक ही घात आया कुछ, और तुम्हें याद होगा कि मैंने एक एग्जांपल तुम्हें कराया था एक ही घात x का। मैंने उसी समय तुम्हें बोला था कि एक नया फार्मूला तुम्हारे लिए आ गया है, और इस फार्मूले को जहाँ पे भी तुमने फार्मूले लिखे हैं वहाँ पे उस फार्मूले को ज़रूर तुम लिख लेना, ठीक है ना। ये बात मैंने तुमको बताई थी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ चुकी है अब, ठीक है। मैंने बोला था तुम्हें जो फार्मूला पहले बताया गया था वो बताया गया था कि e की घात x का अवकलन कितना होता है, तो वो तो आसान सा था, e की घात x का अवकलन e की घात x होता था। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि a की घात x का अवकलन, तो वो एक एग्जाम्पल था जिसमें हमें निकालना था कि a की घात x का अवकलन निकालो। तो a की घात x का अवकलन मैंने बताया था क्या होता है, a की घात x तो आता ही है, जैसे a की घात x का अवकलन होता है a की घात x, तो a की घात x का अवकलन था a की घात x और साथ में था इनटू में log a, बस log a एक्स्ट्रा था, ठीक है बच्चों। तो सेम तुम्हें वो चीज़ ध्यान रखना, a की घात x का अवकलन होता है a की घात x और log a, ठीक है। वो देखो डायरेक्ट अब यहाँ लगने वाला वो फार्मूला जो मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। तो चेन रूल लगाते हैं बच्चों। सबसे पहले बाहर जो फलन है वो कौन सा है, वर्गमूल का है ना। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए समझो कि ये x है या t है, जो भी समझोगे, ठीक है ना। तो वर्गमूल x का अवकलन बच्चों, क्या फार्मूला बताया था मैंने वर्गमूल x का, वर्गमूल x का बताया था 1/2 वर्गमूल, यही तो बताया था। वर्गमूल x का अवकलन होता है 1/2 और वर्गमूल x, लेकिन वर्गमूल x की जगह पे a साइन इनवर्स t है ना, तो a साइन इनवर्स t हो जाएगा। लेकिन फिर साथ में क्योंकि संयोजी फलन है तो अब इसका भी अवकलन हमें करना पड़ेगा ना, यहाँ पे x नहीं था तो हम करेंगे अवकलन किसका, लेकिन इस बार अवकलन x के सापेक्ष नहीं हो रहा, t के सापेक्ष। तो हम किसका अवकलन करेंगे, a साइन इनवर्स t का अवकलन, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है अब a साइन इनवर्स t का, फिर से हम इसमें फार्मूला किसका लगाएंगे, a की घात x वाला, ये वाला a की घात x। अब लेकिन फिर से यहाँ पे कुछ और चीज़ें, तो ये साइन इनवर्स t का भी अगली बार अवकलन होगा, लेकिन पहले a की घात x का अवकलन करते हैं। तो a साइन इनवर्स t, ठीक है बच्चों, a साइन इनवर्स t का अवकलन मतलब a की घात x का अवकलन। तो क्या बताया था मैंने, a की घात x का अवकलन कितना होता है, a की घात x का अवकलन होता है a की घात x ही होता है और उसका log a लिखते हैं। तो बच्चों a की घात x मतलब a की घात साइन इनवर्स t का अवकलन यही आने वाला है दोबारा से, a की घात साइन इनवर्स t, और साथ में क्या बताया था मैंने, इनटू में क्या आएगा, log a आएगा, ठीक है। क्या चीज़, फिर से सुन लो, a साइन इनवर्स t का अवकलन मतलब a की घात x का अवकलन, a की घात x का अवकलन होता है a की घात x और साथ में log a आता है। लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ थी साइन इनवर्स t, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा और हमें किसका अवकलन करना पड़ेगा, साइन इनवर्स t का अवकलन भी करना पड़ेगा। साइन इनवर्स t का अवकलन करना बच्चों में आता है, साइन इनवर्स x का अवकलन जो था वैसे ही कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और ख़त्म, बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका आएगा, और बाकी जो सिंप्लीफाई करना होगा वो अलग बात है,
लेकिन मैं केवल अवकलन की बात कर रहा हूँ। अवकलन हमारा इससे आगे नहीं होगा, बस ये साइन इनवर्स टी का हो गया और ख़त्म। ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई कैसे करना वो अभी देखते हैं। साइन इनवर्स टी का मैंने 1/√1 - t² कर दिया, तो ये हो गया। ठीक है, अवकलज तो इसका हमने पूरा निकाल दिया है। ठीक है, ये है कि हमें थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना। वो अच्छे से लिखने से क्या मतलब है, ध्यान, और लॉग ए है इसका कुछ नहीं हो सकता, अंडर रूट ए इसका भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये दिख रहा है ए साइन इनवर्स टी है, यहाँ भी ए साइन इनवर्स टी है। एक जगह वर्गमूल में, एक जगह बिना वर्गमूल में। ये कुछ इस टाइप की चीज़ें है कि मान लो जैसे कि लिखा हो ऊपर, मान लो लिखा है एक्स लिखा है और नीचे पे लिखा है वर्गमूल एक्स लिखा है। मतलब एक संख्या लिखी है और नीचे उसका उसी संख्या का वर्गमूल है। तो हम इसको अगर सॉल्व करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये हम तुमने कई बार पढ़ा, ये कितना होता है, ये होता है वर्गमूल एक्स। मतलब एक्स को भाग करें वर्गमूल एक्स से तो कितना आता है, वर्गमूल एक्स आता है। ये होता है ना। ठीक है, ये कई जगह पे तुमने पढ़ा होगा। इसको करने के कई तरीके हैं। एक ये है ऊपर नीचे वर्गमूल एक्स से गुणा करो तो वर्गमूल एक्स बटे वर्गमूल एक्स, तो वर्गमूल एक्स गुणा वर्गमूल एक्स एक्स होता है और एक्स एक्स कट जाता है। तो कुल मिलाकर कोई संख्या है, नीचे उसी संख्या का वर्गमूल है, तो आंसर में वर्गमूल एक्स आता है, मतलब उस संख्या का वर्गमूल आता है। तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये चीज़ एक्स है, एक ही घात साइन इनवर्स टी, ये एक्स है और नीचे उसी का वर्गमूल है, वर्गमूल एक्स, एक्स बटे वर्गमूल एक्स, तो कितना आएगा वर्गमूल एक्स। तो कुल मिला के कितना आना चाहिए, वर्गमूल ए साइन इनवर्स टी। तो इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा, वर्गमूल ए साइन इनवर्स टी ऊपर आएगा। इस चीज़ को ध्यान देख लो, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, ध्यान से समझ लेना। ए की घात साइन इनवर्स टी है और नीचे वर्गमूल ए की घात साइन इनवर्स टी है। तो कुल मिला के इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा वर्गमूल ए की घात साइन इनवर्स टी। तो ये समझना तुम्हें ज़रूरी था। अगर तुम्हें ये आ गया समझ में तो बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्या आया, डी एक्स बटे डी टी। सेम बच्चों ऐसे ही क्या होगा तुम्हारा, डी वाई बटे डी टी भी निकलेगा। मैं सेम क्यों बोल रहा हूँ कि सेम ऐसे ही होगा ये भी। ठीक है, सेम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वैसे ही तो है सब कुछ। जहाँ पे कॉस इनवर्स साइन इनवर्स था उसकी जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे कॉस इनवर्स ही तो लिखा है। ठीक है, बस यही तो लास्ट में होगा कि साइन इनवर्स का अवकलन तो होता था 1/√1 - t², और कॉस इनवर्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स का अवकलन में केवल माइनस तो आता है, तो केवल माइनस का फ़र्क होने वाला है। ठीक है ना, और जहाँ पे साइन इनवर्स था उसकी जगह क्या आने वाला, कॉस इनवर्स आने वाला। तो सेम वैसे ही होने वाला है, साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स आ जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा। सेम वही होगा। तो वही स्टेप सब करने हैं तुम्हें दोबारा से बच्चों। सेम हम वाई का हम डी वाई बटे डी टी, वही सब सारे श्रृंखला नियम और सब कुछ, वर्गमूल एक्स बटे वर्गमूल एक्स, वो सब लगा के सेम ऐसे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता इसको बताना मुझे चाहिए, एग्जैक्ट वैसा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। देख लेते हैं डी वाई बटे डी टी हमारा कितना निकला, ये निकला ना, ये पूरा का पूरा ये सॉरी डी वाई बटे, हम पहले क्या निकाला था हमने, डी एक्स बटे डी टी निकाला, तो ये डी वाई बटे डी टी है। ठीक है, ये डी वाई बटे डी टी, तो क्या निकला 1/2 वर्गमूल ए की घात कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए बटे √1 - t², ये है। ठीक है, और इस पूरे के बटे में डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू कितनी है, ये देखो डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू क्या है, 1/2 है। ठीक है, वर्गमूल ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बटे, वैसा ही है लगभग, बस थोड़ा सा इतना फ़र्क है, एक जगह पे कॉस इनवर्स, एक जगह साइन इनवर्स, एक जगह माइनस भी आ गया कॉस इनवर्स वाले में। ठीक है, माइनस इस वजह से आया कि इसका अवकलन माइनस में होता है। ये हो गया। अब तुम्हें साफ पता चल रहा हो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें तो कट ही दी हैं। लॉग ए से क्या होगा, लॉग ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। √1 - t² से √1 - t² कट जाएगा। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कितना, ठीक है, केवल इतना ही तो बचा, माइनस वर्गमूल ए कॉस इनवर्स टी और बटे वर्गमूल ए साइन इनवर्स टी, बस इतना ही तो बचा। देखा जाए तो वैसे यही हमारा आंसर है, लेकिन हमें तो दर्शाने वाला क्वेश्चन है। हमें बोला कि आंसर में बताओ कि ये माइनस वाई बटे एक्स आना चाहिए। तो देखो वाई बटे एक्स तो आंसर आ तो गया, हमें ये वाई तो था। क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चों, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, वर्गमूल ए कॉस इनवर्स टी ये क्या था वाई, और वर्गमूल ए साइन इनवर्स टी ये क्या था एक्स। तो बस हम
जहाँ पे a cos इनवर्स t है वर्गमूल, वो हम y रख देंगे और उसकी दूसरे की जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इसकी जगह पे कितना रख देंगे, y रख देंगे और इसकी जगह पे हम कितना रख देंगे, x रख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा दर्शाने वाला जो हमारा आंसर था वो हमारा आ चुका है। तो बच्चों होमवर्क जो जैसा कि मैंने बोला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो सब क्वेश्चन अभी करने हैं।